नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभागीय समितियों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था संसदीय समितियों के बारे में। देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूं। संसदीय समितियां जब हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में तो हमने देखा था कि मैंने आपको दो तरह के बताए थे, है ना। एक मैंने आपको बताया था वित्तीय समितियां और एक मैंने आपको बताया था ज्वाइंट पार्लियामेंट समिति, है ना। ज्वाइंट पार्लियामेंट समिति कहते हैं उसे। वो एक ही होती है, लेकिन जो वित्तीय समितियां होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति और एक होती है आपकी प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति कह सकते हो आप, या वित्त मिथा वाली भी कह सकते हो कि मतलब जो मिथ होता है उसको हटाने का काम करते हैं। तो इसमें से आपने देखा था कि कैग दो तरह की रिपोर्ट तैयार करते हैं। एक उनकी जो बाकी ऑडिटिंग करते हैं वो केंद्र सरकार की, तो ऑडिटिंग की रिपोर्ट नॉर्मल जो रहती है वो अलग होती है और जो इंडस्ट्री की ऑडिटिंग करते हैं वो अलग होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को सौंप देते हैं और फिर राष्ट्रपति जो है इसे संसद में रखवाते हैं। अब संसद में आपको मैंने बताया था कि 790 सांसद है टोटल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके। अगर इतने सारे लोग रिपोर्ट जांचने बैठेंगे तो कभी जांच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बहसें होने लगेंगी, है ना। बहुत सारी बहस हो जाएंगी यहाँ पर। तो होता क्या है कि फिर इन लोगों ने छोटी सी टीम बना रखी है, उसी टीम को हम समिति कहते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा जब भी वित्त के मामले कुछ होंगे तो उसके लिए तीन समितियां आपके सामने रखी जाती हैं। एक होती है कौन सी, एक आपकी मैंने बताई लोक लेखा समिति। वित्त समिति में तीन तरह की समितियां बताई थी, एक है लोक लेखा समिति, एक लोक उद्यम, ठीक है। तो आपने देखा जो मैंने कहा था कैग, तो उद्यम मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री। तो कैग ने जो इंडस्ट्री की ऑडिटिंग की है वो जब राष्ट्रपति संसद में रखते हैं उस रिपोर्ट को, तो उस रिपोर्ट की जांच करती है लोक उद्यम समिति, ठीक है। और इसी तरह से आपके और इनकी जो बाकी रिपोर्ट है पूरी, है ना, कि भाई सरकार ने कहाँ कितना खर्चा किया है वर्ष भर में, वो बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, इंडस्ट्री की अलग तैयार करते हैं और बाकी सब मामलों की अलग तैयार होती है। तो जो बाकी सारे मामलों की है उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति, ठीक है। तो दो समितियां, लोक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति, और दोनों ही किसकी रिपोर्ट जांच रहे होते हैं, कैग की। और कोई भी डाउट होने पर ये कैग को बुलाते हैं, इसीलिए कैग को आपने देखा होगा कि इन संसदीय समितियों का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। मैंने फिर आपको इन वित्तीय समितियों के मेंबर्स के बारे में बताया था कि भाई जैसे वित्तीय समिति की जो लोक लेखा समिति है उसमें भी 22 मेंबर होते हैं, जो वित्तीय समिति की लोक उद्यम समिति है उसमें भी 22 लोग होते हैं, है ना। और जो आपके अनुमान समिति है, प्राक्कलन समिति जिसे आप कहते हो, एस्टिमेट कमिटी इंग्लिश में कहते हैं, उसमें कितने बंदे होते हैं, 30 होते हैं। फिर मैंने बताया कि भैया 22 के 22 क्या कहाँ से आते हैं, तो 22 में से जो 15 होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में भी 22 जो है वो लोकसभा के, 22 में से 15 जो है लोकसभा के हैं और जो 7 है वो राज्यसभा के हैं। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति जो अनुमान लगाती है, अनुमान किस बारे में लगाती है दोस्तों, अनुमान लगाती है कि भैया जो बजट पेश किया जा रहा है, बजट जिसे धन विधेयक कहा जाता है ना, और धन विधेयक है कि नहीं इसका अधिकार घोषित करने का सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास है, और धन विधेयक लिया हुआ है आर्टिकल 109 में। और जो बजट पेश होता है तो ये बजट क्या होता है साहब, बजट जो होता है हमारा ये एक तरह से धन विधेयक होता है। अब क्योंकि धन विधेयक है तो धन आप आर्टिकल 109 में साफ साफ लिखा है लोकसभा में पेश किया जाएगा पहले, और लोकसभा में ही पेश होता है ये मालूम। लोकसभा में ही पेश होने का ये मतलब नहीं कि राज्यसभा में नहीं जाएगा, राज्यसभा में जाएगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए जाएगा, ये बात क्लियर है। तो मेन होता है इसका लोकसभा में रहना। तो बजट, भाई बजट क्या एक तरह का अनुमान है। अब ये अनुमान है तो भाई सरकार पे नकेल तो कसनी पड़ेगी ना, वरना वो अनुमान तो कितना भी लगा करके पैसा खींच लेंगे संचित निधि से और खर्च कर देंगे, और वो पैसा तो आपका और हमारा है। तो इस पर भी देखना पड़ेगा ना कि उनका अनुमान जो है कितना वास्तविक है। तो इस वास्तविकता की भी तो जांच होनी चाहिए, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। तो इस वास्तविकता की जांच आखिर कौन करते हैं, इसी वास्तविकता की जांच करती है समिति जिसका नाम है अनुमान समिति, जिसे प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। और इसमें सिर्फ 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 आपके लोकसभा से होते हैं। तो क्या ये आपको समझ में आ गया कि लोकसभा से क्यों होते हैं, क्योंकि ये बजट है, ये टैक्स को बढ़ाना या लगाना या कोई टैक्स खत्म करना है। तो इसकी जो ये आप जो भी खत्म कर रहे हो इसका असर सीधे आम जनता पे पड़ता है, और अगर ये आम जनता पे पड़ रहा है तो आपको आम जनता से ही सबसे पहले परामर्श लेना चाहिए, और आम जनता से डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते। तो आम जनता का प्रतिनिधित्व कौन सा हाउस करता है, आपका निम्न सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इसीलिए इस समिति में जो कि बजट के अनुमान की जांच कर रही है कि कितनी वास्तविकता के निकट है, उसमें 30 होते हैं मेंबर, और 30 के 30 सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं। तो ये मैंने संसदीय समितियों में वित्त समितियों की बात करी आपसे, है ना। और वित्त समिति में भी 3 तरह की समितियों की मैंने बात की। और मैंने आपको कल बताया था कि वित्त समिति के अलावा संसदीय समिति का दूसरा हिस्सा होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, और ये मैंने बताया था ये बहुत विशेष होता है।
इसमें मेंबर की कोई गणना नहीं की गई है, बस 2:1 कहा गया है। 2:1 का मतलब है कि आप ऐसे समझ लो कि अगर 3 मेंबर है तो 2 होंगे लोकसभा से और 1 होगा राज्यसभा से। ये मैं 2:1 के हिसाब से बता रहा था कि इसमें मेंबर की मतलब लिखी नहीं, संख्या इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में सब बताया हुआ, जॉइंट पार्लियामेंट कमीशन, और ये विशेष रूप से ये गठित होती है जैसे बहुत बड़ा घोटाला हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया था बोफोर्स तोप घोटाला जो हुआ था सबसे पहले, उसी में गठित हुई थी ये, है ना। और आपका ये 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला है, शेयर मार्केट का जो घोटाला है, ऐसे जब बड़े बड़े घोटाले होते हैं हाई प्रोफाइल बिल्कुल, तब जाकर के जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ये जो है गठित की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने पिछली बार की क्लास में देखा था। आज मैं संसदीय समितियों की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं विभागीय समितियों के बारे में, ठीक है। देखिए विभागीय समितियों का गठन और ये सब कैसे हुआ, तो ये समय है 1991 से 1996। इतना बस याद रखिए, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विभागीय समितियों का जब बनाया गया, जब इनकी शुरुआत हुई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो बस याद रखिए PV नरसिम्हा राव जी थे। 1993 में समितियां ये स्थापित की गई थी और ये 24 है ना। कितनी, आपसे पूछा जाए कितनी विभागीय समितियां हैं तो आपको आंसर देना है 24, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अब 24 समितियां हैं तो एक समिति में कितने मेंबर होते हैं, 31 मेंबर होते हैं, ठीक है। 24 समितियां टोटल, ये जब भी समितियां बोल रहा हूं, अभी यहाँ पे विभागीय समितियां सुनना है आपको, है ना। तो टोटल 24 विभागीय समितियां हैं और उनमें से एक विभागीय समितियों के पास 31 मेंबर होते हैं। 31 मेंबर में फिर 21 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से, ठीक है दोस्तों। और ये जो 24 हैं, है ना, 24 जो विभागीय समितियां हैं, 24 में से 16 विभागीय समितियों के तो अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं उन्हें लोकसभा के स्पीकर चुनते हैं। और 24 में से जो 8 विभागीय समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष को राज्यसभा के उपसभापति चुनते हैं। और उपसभापति कौन होते हैं राज्यसभा के, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी उपराष्ट्रपति के लेक्चर में कवर किया, मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों। देखिए 24 विभागीय समितियां हैं, उनमें से एक समिति में 31 मेंबर होते हैं। 31 में से भैया आपके जो 21 हैं वो लोकसभा से आते हैं और जो 10 हैं वो राज्यसभा से आते हैं। ये बात क्लियर होगी। फिर मैंने ये बताया कि ये जो 24 विभागीय समितियां हैं, इनमें से 16 विभागीय समितियां ऐसी हैं जिनके अध्यक्ष की नियुक्ति, जिनके अध्यक्ष को मनोनीत कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। और 24 में से जो बचे 8 विभागीय समितियां, इनके अध्यक्ष कौन नियुक्त करते हैं, आपके राज्यसभा के सभापति करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब आप सोचेंगे सर ये विभागीय समितियों की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या दिक्कत है, तो मैं आपको क्लियर थोड़ा सा कट करके बता देता हूँ उसको, ये समझ में कैसे आएगा। आप सभी जानते हैं कि पिछली संसदीय समितियां जब हम पढ़ रहे थे, विभागीय समितियां नहीं, पिछली क्लास में जब हम संसदीय समितियां पढ़ रहे थे और अभी मैंने रिवाइज भी करवाया आपको, उसमें मैंने आपको वित्त समितियां पढ़ाई। वित्त में से 3 समितियां बोली मैंने, एक लोक लेखा समिति, एक लोक उद्यम समिति और एक मैंने कहा था अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति। ये किस बात का अनुमान लगाती है, बजट का अनुमान लगाती है, ठीक है। बजट का अनुमान नहीं लगाती, जो बजट रखा गया है और बजट का जो अनुमान है, उस अनुमान की वास्तविकता कितनी है ना, कितने वास्तविकता के निकट है, इस बात का जांच करती है ये। लेकिन आपको क्या पता है, अब देखिए जरा, जो बजट हाउस में लाया गया है, मान लीजिए 15 फरवरी को वो हाउस में लाया गया और फरवरी में वो लाया गया और 10 मार्च तक उसमें जो है 10 मार्च को उस पर जो है बहस शुरू होती है। लेकिन बजट एक ऐसा विधेयक है, एक ऐसा विधेयक होता है जो 2 सत्रों में पास होता है, जिसके लिए 2 सत्र लगते हैं। अब 2 सत्र क्यों लगते हैं जनाब, देखिए जब फरवरी में ये आया है ना, तो मान के चलिए 10 मार्च को ये रखा गया पहले सत्र में ना, फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक ये रखा गया। अब क्या होगा, गैप आ जाएगा, 20 से 25 दिन का गैप आ जाएगा। ये गैप इसलिए आया ताकि इस बजट पे अच्छे से बहस हो सके, है ना। अब इस पे बहस हो जाएगी, फिर दोबारा सत्र बुलाया जाएगा, है ना, मालूम है ना आपको। फिर ये अप्रैल लग जाएगा, 5 अप्रैल, और इसमें इसको पारित कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से होता है। और हम आपको मालूम ही है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। फाइनेंशियल ईयर बोल रहा हूँ 1 साल, और पिछले 30 और फिर अगले साल के 30 मार्च को जाकर के ये खत्म हो जाएगा। तो 1 साल का जो बजट पेश होता है ये पता ही है आपको। इस बजट में सिर्फ अनुमान होते हैं, इस अनुमान की वास्तविकता जांचने के लिए हमारे पास प्राक्कलन समिति है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि अब यहाँ देखिएगा, ये जो समिति है, ये जो मैंने संसदीय समितियों में से संसदीय समिति का हिस्सा वित्तीय समिति का हिस्सा अनुमान समिति, जो वास्तविकता के निकट की जांच कर रही है बजट के। ये क्या करती है कि ये अपनी वास्तविकता के निकट के जांच में ये सितंबर और अक्टूबर में देती है ये अपनी रिपोर्ट। और मैंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू हो गया, तो फिर इसकी रिपोर्ट का, वास्तविकता की इस जांच का क्या मायने रह गया। अब तो पूरा साल ही खत्म होने को आया है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसका तो इतना टाइम लग गया। इसीलिए हमें संसदीय समितियों से हट करके कुछ और भी समिति की आवश्यकता थी कि भैया जो छोटे पैमाने पर तो
बता सके कि क्या करना है ना। तो इसीलिए हमने विभागीय समितियां बनाई दोस्तों। अब विभागीय समितियां, इसमें साफ साफ लिखा है विभाग की समितियां। अब जब बजट आता है तो बजट तो भैया एक बड़ा सा शब्द है, इसके अंदर तो बहुत कुछ है ना, कि महिलाओं के लिए क्या है भाई, ट्रैफिक के लिए क्या है भाई, कृषि के लिए क्या है ना भाई, खदानों के लिए क्या है। तो आप देख रहे हैं, जब मैंने कृषि, महिला, खदान, SC ST इन सब के लिए मैं बात करूंगा, चाइल्ड के लिए बात करूंगा, इन सब के लिए बजट आएगा, कॉलेजेस के लिए बजट आएगा। अब मैं जब जैसे ही कॉलेज बोलता तो क्या ये अलग से एक विभाग है, क्या मैं कृषि कहता तो क्या अलग से विभाग है, क्या मैं सड़क निर्माण कहता क्या अलग से विभाग है, क्या जैसे मैं इंडस्ट्री कहूंगा तो क्या अलग से विभाग है। बात समझ में आ रही है आपके। तो ये क्या होगा कि अब देखिए, जो संसदीय समिति की जो अनुमानिक समिति थी वो ऐसे विभाग रूप से इनकी जांच नहीं करेगी, वो पूरे बजट की बस अनुमान देखती है। लेकिन बात है कि हमें छोटे पैमाने पर भी इनकी जांच करनी पड़ेगी भैया, और छोटे पैमाने पर अगर जांच हो जाए तो छोटे पैमाने पर जांच करने में कम टाइम लगता है। क्या ये वही टाइम है जो 20 से 25 दिन का जो गैप आया था, है ना, जब बजट पेश हुआ, तो मालूम है ना 20 से 25 दिन का गैप दे देते हैं संसद की समिति, संसद को रोक करके बीच में से, और फिर दोबारा संसद लगाते हैं। तो इसी 20 से 25 दिन में ही ये विभागीय समितियां काम करती हैं और बजट में अपने अपनी समितियों की जांच करती है। जैसे बजट में कृषि में कितना पैसा लग रहा है तो उसकी जांच विभागीय समिति करेगी जो कृषि से जुड़ी हुई होगी, है ना। और ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी जो विभागीय समिति है वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बजट की जांच करेगी कि भैया बजट में इंडस्ट्रीज के लिए जो बजट पेश, जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो कितना सही है। क्लियर हुई दोस्तों, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो अनुमान समिति देखते हो, जो प्राक्कलन समिति देखते हो, ये पूरे बजट का समग्र रूप से बताती है, लेकिन वहीं पर जो विभागीय समिति है वो इसको संकीर्ण रूप से बताती है। तो क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि संकीर्ण रूप से जांच, जो बजट की वास्तविकता की जांच करे वो कौन है, संसदीय समिति है या फिर विभागीय समिति है। तो आपका आंसर होना चाहिए विभागीय समिति है। लेकिन जो बजट का समग्र रूप से जांच करती है कि वो कितना वास्तविकता के निकट है, तब वो कौन करती है, तब वो संसदीय समिति करती है। फिर संसदीय समिति में भी कौन सी समिति है, वो वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में भी कौन सी समिति है, वो प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टिमेट समिति कहते हैं, इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर आप ये समझ पाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि विभागीय समिति की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो भैया अनुमान समिति है, जो संसदीय समिति है, वो सितंबर अक्टूबर लगा देती थी, तब तक साल खत्म हो रहा होता था। तो भैया हमें कुछ थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि हम कितने करीब है। तो उसके लिए हमने विभागीय समिति बनाई है जो 20 से 25 दिन में जो है अपना काम कर लेती है। अलग अलग विभाग जो है अपने अपने आप को देख लेते हैं। कृषि को देखेगा, इंडस्ट्री को देखेगा, महिला के लिए जो विभाग है वो उसको देखेगा, बच्चों के लिए जो विभाग है उसको देखेगा, है ना। इस तरह से रोड, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ देखा जाएगा, रक्षा, इन सब के लिए अलग। चलिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि विभागीय समितियों की जरूरत हमें आखिर क्यों पड़ी दोस्तों, ठीक है। तो ये वही डायग्राम है जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, ये पहले सत्र, बजट को जो है पहले सत्र में रखा गया, फिर दूसरे सत्र, 2 सत्र में ये होता है काम, और 20 से 25 दिन में विभागीय समितियां अपनी जांच कर लेती हैं, है ना। और 1 अप्रैल से फिर ये लागू हो जाता है, ठीक है। और हाँ, लेकिन अभी अनुमान समिति अपना काम कर रही है और वो सितंबर अक्टूबर में देगी। अब आप पूछेंगे सर, अगर वो 1 साल निकल जाने के बाद दे रही है तो साल निकल गया, अब इसके बजट का क्या मायने रह जाएगा? दोस्तों याद रखिए, इनकी रिपोर्ट कभी भी खाली नहीं जाएगी जो इन्होंने जांच की वास्तविकता से। अब ये अगले साल काम आएगा, समझ पा रहे हैं आप, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अब जब जैसी 30 मार्च खत्म होगी, जब अगले साल आएगा तो इसी जांच को देखा जाएगा कि भैया ये कैसे काम कर रहे थे। समझ पाए आप, है ना। तो जब अनुमान समिति लगाती है अपनी अनुमान कि भाई इनकी वास्तविकता कहाँ तक है बजट की, तो वो अगले साल में काम आता है, उसी साल में काम नहीं आता है। लेकिन उसी साल में किसकी रिपोर्ट काम आती है? जो विभागीय समितियां जांच करती हैं वास्तविकता के निकट की। समझ पा रहे हैं आप दोस्तों। तो इस तरह से हमारी ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि अनुमान समिति जो है वो समग्र रूप से जांच करती है, और जो विभागीय समितियां हैं वो संकीर्ण रूप से जांच करती हैं। 20-25 दिन में इनका काम है। लेकिन आपको क्या पता है दोस्तों, विभागीय समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब आप बोलेंगे सर, अगर इन्होंने 25 और 20 दिन में ही इतना काम कर लिया है तो फिर ये 1 वर्ष तक क्या कर रहे हैं? दोस्तों अगेन मैं फिर से कहूंगा आपसे, बहुत ध्यान सुनिया करिए। इनके पास सिर्फ यही नहीं होता कि बजट से ही कुछ आया तो वही कर लिया। 1 वर्ष का कार्यकाल इनका क्या काम करता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक आप लेकर के आए, है ना। अब देखिए, आपको ये लगता होगा विधेयक में हर कोई बड़ा विधेयक लाया जाता है तो उस पर बहस होती है पूरे उसमें मिला करके। भाई जम्मू एंड कश्मीर का जब विधेयक लाया गया होगा तो आपको लगता है भयंकर बहस हुई होगी, सारे के सारे सांसद बोले। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कितने सांसद हैं? मैंने आपसे कहा 790 सांसद हैं। आपको लगता है कि कोई भी एक विधेयक में लाऊंगा और इस 790 से मैं बहस करवाऊंगा? ऐसा नहीं। यहाँ कुछ बड़े पॉइंट पर हम जरूर वहां पर बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो विधेयक लाया जाता है, जो बिल लाया जाता है, इन बिल को इनके संबंधित विभागों को दे दिया जाता है। और आपको मालूम है ना, विभागों में 31 सांसद हैं, इनमें से 21 लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से। तो फिर ये सांसद, ये देखिए, सिर्फ 31 लोगों के बीच में एक्चुअल बहस होती है।
ये बात बहुत अच्छे समझ लीजिए आप। ये 790 ऐसा नहीं कि लोकसभा में कोई बिल गया तो एक एक बंदा बोल रहा होगा, एक एक हमारे सांसद बोल रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ बड़े पॉइंट पे जरूर बात हो जाती है, लेकिन उनमें से भी एक दो ही बोल रहे होते हैं। आपने कभी देखा कि सारे बोल रहे हो उस पर हल्ला कर रहे हो? नहीं। हाँ, बॉयकॉट अलग बात है कि भाई मेरे पार्टी का लीडर बॉयकॉट कर रहा है तो मैं सबके सब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन बोलता कोई एक आती है, लेकिन वो सिर्फ एक आध पॉइंट डिस्कस करते हैं और इसको बारीकी से डिस्कस करने के लिए फिर ये समितियों को भेज दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई विभाग होगा ऐसा जो कि राज्य के निर्माण में कार्य करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर को जब उसका विधेयक लाया गया तो उस विभाग को सौंप दिया गया होगा। फिर उस विभाग ने मतलब 31 लोगों के बीच में एक्चुअल में बहस हुई है, और 31 लोगों में 21 लोकसभा के लोग थे और 10 थे राज्यसभा के। तो इनने एक्चुअल बहस की और इन्होंने बताया भैया इसके क्या होना है क्या नहीं होना। समझ पा रहे हैं आप दोस्तों? इस तरह से काम करता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में, किसी भी विधेयक की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? तो इसीलिए क्या आप समझ में, और ये नहीं, अब मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई है, महिलाओं से जुड़ी हुई कोई रिपोर्ट आई है, कोई बच्चों के एजुकेशन से जुड़ी रिपोर्ट आई है, कोई शोषण के विरुद्ध रिपोर्ट आई है, तो इनकी भी जांच होनी है। अब सोचिए जरा, ये भी तो संसद में रखी जाएंगी तो क्या आपको लगता है कि इनके लिए फिर से अलग से कुछ बनाया जाएगा? नहीं, महिला के लिए महिला विभाग की समिति है, उस विभाग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी, तो भैया फिर से 31 लोग जांच करने वाले हैं। इस तरह से बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो फिर से 31 लोग जांच करने वाले हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ एक अलग विभाग बना होगा। मेरा समझ में आई दोस्तों, है ना? इस तरह से काम होता है, ताकि अगर 790 सांसद बहस करने लगे किसी टॉपिक पे तो हो गया काम, फिर तो कभी नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए तो क्या समझ में आया आपके कि इनके 3 काम होते हैं दोस्तों मेन, और ये मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहला काम क्या बताया मैंने आपको? बजट के अनुमानों पर चर्चा करना। सिर्फ कितने संकीर्ण रूप से 20 से 25 दिन में वो जो गैप मिलता है ना, वो जो गैप मिला उसमें ये जांच कर देंगे बजट के अनुमानों की। लेकिन समग्र रूप से कौन करेगी? वो करेगी अनुमान समिति, ठीक है? वो संसदीय समिति है, और हम पढ़ रहे हैं विभागीय समिति, जो कि बजट के 20 से 25 दिनों का जो गैप होता है उसमें ये बजट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया कि अपने अपने विभाग से जुड़े विधेयक के गुण और अवगुण पर चर्चा करेंगे। समझ गए? जो भी विधेयक आप लेकर के आए हो, जैसे मान लीजिए कृषि के विधेयक लेकर के आए हो, तो कृषि पे जो भी नया प्लान लाया जा रहा है उसके गुण और अवगुण पर ये चर्चा करने वाले हैं। इस तरह से तीसरा काम मैंने क्या बताया आपको कि भैया कोई रिपोर्ट आई है, विभाग से संबंधित कोई रिपोर्ट आई है, भाई जैसे महिला से शोषण के खिलाफ, बच्चों से शोषण के खिलाफ, है ना, तो इनके जो विभाग है उनकी जांच करती है। तो रिपोर्टों का जांच करना, बजट के अनुमान का जांच करना संकीर्ण रूप से, और अपने अपने विभाग से जुड़े विधेयकों पर चर्चा करना, ये इनका काम होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये बड़ी बड़ी, तो दोस्तों यही मेन चीज़ थी। हाँ, कुछ अन्य समितियों के, विभागीय समितियों के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना? ये थोड़ा सा अलग समिति है। जैसे कि एक होती सरकारी आश्वासन समिति। अब इसमें आश्वासन ही लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आएगा कि आश्वासन क्या है, कहाँ आश्वासन मिलता है। दोस्तों देखा होगा आपने, जब भी प्रश्नकाल लगता है ना, जब सदन शुरू होता है तो आपको मालूम है ना कि सदन शुरू होते ही प्रश्नकाल शुरू होता है। फिर प्रश्न में भी आपने देखा, मैंने बता के रखे, तारांकित, अतारांकित, है ना, मौखिक रूप से, लिखित रूप से। वो आपने ऑलरेडी, उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर देख लिया होगा, तो वो देख लीजिए अगर आप क्लियर ना हो तो ये देखिए जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में क्या होता है, कभी कभी सांसद, देखिए सांसद सवाल पूछते हैं और मंत्री, जो मंत्री परिषद में होते हैं, मंत्रिमंडल में होते हैं, वो लोग जो है इसका जवाब दे रहे होते हैं। सांसद सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मंत्री को उस समय आंसर नहीं पता होता है, या वो उस समय आंसर नहीं देना चाहता क्योंकि उसके पास क्लैरिटी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो ये बोल देता है कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं 2 से 3 दिन के बाद आपको इसका उत्तर पेश करूंगा। ठीक है, अब इनने बोल तो दिया है, लेकिन इस आश्वासन की कोई तो होना चाहिए ना जो रक्षा करे, भाई देखे कि भैया आश्वासन दिया था, फिर अभी तक आंसर क्यों नहीं दिया। तो इसको भी चेक करने के लिए एक समिति बनाई है, जैसे सरकारी आश्वासन समिति कहते हैं। ये यही देखते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि आश्वासन किया गया था तो फिर 2-3 दिन बाद उत्तर देना ही होगा। समझ गए दोस्तों। तो इस समिति में 15 मेंबर हैं, 15 में से 10 आपके लोकसभा के हैं और 5 आपके राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, और इनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है ना, ये जो 10 मेंबर लोकसभा के हैं, इनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और 5 जो राज्यसभा से हैं तो बनी बात, उनकी नियुक्ति 5 मतलब राज्यसभा सभापति के द्वारा होगी। ठीक है, और इनकी याद रखिए, इनकी अधिकतम सीमाएं जो हैं, बाकी जितनी भी हैं अन्य समितियां अधिकांश, उनके 15 सदस्य ही होते हैं। जैसे ये भी देख लीजिए, लाभ का पद पर समिति, मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया, सबको आपने देखा इनकी क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ मिलता है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, इस बात का उल्लेख करने के लिए समिति बनाई गई है। तो ये डिसाइड करती है भैया कि कौन सा है। इसमें भी 15 लोग होते हैं दोस्तों, है ना, और 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ बता सकते हैं। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के साथ।